आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, हिंदी कहानी का विकास। क्लास है हमारा 36। इससे पहले जो है अभी तक हमने 35 क्लासेस को पढ़ लिया है और उससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज की क्लास में जो है हिंदी कहानी का विकास हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में जो है सभी कहानी यानी जो भी हम कहानी पढ़ेंगे इस क्लास में, उन सभी कहानी को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ उसको अच्छे से आप लोगों को मैं याद करा दूँ और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर जब मैं सॉल्व कराऊँगी नेक्स्ट डे, तो वहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक जो है रिपीट कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप सभी को पता है जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे उसको जो है अच्छे से हमें पढ़ना तो है ही है, उसके साथ हमें याद करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें कितना याद रहता है, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो कुछ हमें याद रहेगा तो बहुत आसानी से जो है हम क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर तुक्का लगाते हैं वहाँ पे तो आपको पता ही है तुक्का सबका जो है वो सही नहीं होता है, तो तुक्का लगाने की नौबत ही ना आए, इस तरह से हमें पढ़ना है। तो ठीक है ना, क्लास में आप लोग बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आरंभिक कहानी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास किस युग से माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी वो इस प्रकार दी गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं। सबसे पहले है इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी और दुलाई वाली, ठीक है। पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले पूरी कहानी को ऐसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कहानीकार, उसके बाद प्रकाशन वर्ष। एक बार इसको ऐसे ही रिवीजन मतलब ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करेंगे। इंदुमती जो है गुलबहार यानी गुलबहार में गई, यानी गुलबहार का बाग था वहाँ पे गई, वहाँ पे उसको जो है प्लेग की चुड़ैल मिल गई। वहाँ पे कौन मिला उसको? प्लेग की चुड़ैल मिल गई। उसने उसको पकड़ लिया। फिर जो है इंदुमती जो है रिक्वेस्ट करी कि मुझे छोड़ दो, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें 11 वर्ष का समय देती हूँ, तुम अपने पंडित और पंडितानी को बुलाओ और दुलाई वाली को भी, ठीक है। तुम अपने पंडित और पंडितानी को बुलाओ, दुलाई वाली को भी, ठीक है। ये जो हो गया पूरी कहानी, आपको 6 की 6 कहानी जो है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था वो आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। अब इसके जो है इंदुमती देखेंगे किशोरीलाल गोस्वामी का है, किशोरीलाल गोस्वामी का, ऐसे याद करेंगे। इंदुमती, गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी। प्लेग की चुड़ैल को कौन बचा? प्लेग की चुड़ैल अगर चुड़ैल पकड़ लेती है तो भगवान को याद करते हैं, तो भगवान दास। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय किसने मांगा? रामचंद्र शुक्ल। 14 वर्ष का वनवास था लेकिन यहाँ पर हमें याद करना है, तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला, ठीक है। ये तो हो गया कहानीकार। अब यहाँ पे प्रकाशन वर्ष देखेंगे, संवत में देखेंगे तो 1957, ठीक है, 1957, और ईस्वी में देखेंगे तो 1900, इंदुमती, ठीक है ना। गुलबहार संवत में 1959 और ईस्वी में 1902। प्लेग की चुड़ैल संवत में 1959 और ईस्वी में 1902। तो इस तरह से इसको याद करिएगा। संवत में देखिएगा 57, 59, 59, 60, 60, 64, ऐसे याद करिएगा। ईस्वी में 1902, 1902, फिर 1903, 1903, 1907, ऐसे इसको याद करिएगा, ठीक है। अच्छे से याद हो जाएगा, 2-3 बार आप याद करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसा है नहीं कि पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, इससे पहले भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ठीक है, याद करिएगा ऐसे। अब आगे देखेंगे। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद्र ने 1918 में प्रकाशित कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट
शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, यानी डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में, ठीक है ना, सोजे वतन की भूमिका में शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। मैं जो क्वेश्चन बना के आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी किसने माना है। ठीक है, तो देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी किसे माना है, इंदुमती को माना है, जो 1900 में प्रकाशित हुआ था, किशोरीलाल गोस्वामी का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे माना है, प्रणयिनी परिणय को माना है, 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी का है। ठीक है, राजेंद्र बढ़ियाल का है जमींदार का दृष्टांत, 1871 में। लेखक कौन है, रेवरेंट जे न्यूटन। देवी प्रसाद वर्मा का एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में है, माधवराव सप्रे। ठीक है ना, यहाँ पे जो है प्रस्तोता दिया किसने, कौन सी कहानी प्रथम कहानी माना है, ये यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे आगे, देखते हैं इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदुमती कहानी को जो है मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, उसको जो है प्रथम कहानी स्वीकार किया है। यानी अन्य विद्वानों ने जो है एक टोकरी भर मिट्टी को सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था, उसको जो है प्रथम कहानी स्वीकार किया है। ठीक है, आगे देखेंगे माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य, है ना, मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कहानी है 11 वर्ष का समय, इसको किसने प्रथम कहानी माना है, तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। ओके, और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी किसे माना है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा इंदुमती को, है ना, इंदुमती को माना है। आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्ज़ापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि बंग महिला का मूल नाम क्या था, तो राजेंद्र बाला घोष। ये मिर्ज़ापुर के निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है, तो राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला का जो यहाँ पे क्रमानुसार जो है सारी कहानियाँ दी गई हैं। देखते हैं, पहला है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली दलिया। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही सीक्वेंस में याद करिएगा। ठीक है ना, कालक्रम अनुसार दिया गया है, आप भी वैसे ही याद करिएगा, क्योंकि मिलान के लिए क्वेश्चन अब ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमें भी कालक्रम अनुसार ही याद करना है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें करते करते कुंभ में छोटी बहू जो है दुलाई वाली को लेकर जो है दलिया, ऐसे याद करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रकाशन वर्ष 1904, 1906, 1907, 1909। ठीक है ना, बहुत आसान है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, इसको किसने पहली राजनीतिक कहानी माना है, तो आप ध्यान रखिएगा भवदेव पांडे ने। ठीक है, आगे देखेंगे
आरंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ। ठीक है, देखते हैं। केशव प्रसाद सिंह, सबसे पहले है केशव प्रसाद सिंह का। इनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़। ऐसे याद करिएगा, केशव प्रसाद सिंह जो है चंद्रलोक की यात्रा जब कर रहे थे तो उन पे जो है आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी चंद्रलोक पे जाना इतना आसान नहीं है, उस पर जो यात्रा करेगा उनको तो आपत्तियों से गुजरना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे इनको याद कर लीजिएगा। केशव प्रसाद सिंह जो है चंद्रलोक की यात्रा कर रहे थे तो आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा उन पे। दोनों 1919 में है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों कहानी जो है 1919 में है। अब आते हैं माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र, पुरोहित का आत्मत्याग, मन की चंचलता। माधव से आप लोग कृष्ण भगवान को याद करिएगा, माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, इन जो कृष्ण भगवान थे उनके जो है मन में हमेशा चंचलता रहता था, इसलिए उनको पुरोहित ने आत्मत्याग कर दिया। ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए गिरजा दत्त वाजपेयी। गिरजा दत्त वाजपेयी, पति का पवित्र प्रेम। पति का पवित्र प्रेम। हमारे यहाँ एक गिरजा नाम की लड़की है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही याद कर लिया, मुझे कभी नहीं भूलता है ये गिरजा दत्त वाजपेयी। उसके जो पति है उनका जो है अनबन होता रहता है, तो उसको पति का प्रेम नहीं मिलता, तो इस तरह से मैंने याद कर लिया है। हाँ देखिए, हमें याद करने से मतलब है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम इस तरह से याद करी हैं, तो मुझे ये कभी भूलता नहीं है, तो मैंने ऐसे ही याद करा है इसको। तो अगर आपको सही लगता है तो ऐसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो अपने तरीके से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कार्तिक प्रसाद खत्री, यहाँ पे भी एक नाम है कार्तिक, तो उससे मैंने याद किया है उसको दामोदर राव की आत्मकहानी। वो जो है दामोदर राव की आत्मकहानी सुनाता रहता है। सूर्य नारायण दीक्षित, आगे है सूर्य नारायण दीक्षित। तो सूर्य नारायण, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। सूर्य और चंद्र आसपास हैं, दोनों ऊपर रहते हैं, तो सूर्य नारायण दीक्षित से आप लोग याद करिएगा। सूर्य को याद करेंगे तो चंद्रमा ऐसे ही याद आ जाएगा, है ना। तो चंद्रहास का अद्भुत आख्यान दिखाते हैं वो। अब है वेंकटेश नारायण, इनका है एक असरफी की आत्मकथा। इनका क्या है, एक असरफी की आत्मकथा। प्रकाशन वर्ष देखते चलिएगा, है ना। यहाँ पे भी ये 1919 चारों का जो है 1919 में है। पति का पवित्र प्रेम 1903 में है। चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 में है। एक असरफी की आत्मकथा 1906 में है। तातार एवं वीर राजपूत 1910 में है। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे आगे, आगे देखते हैं। अगले जो कहानीकार हैं वो हैं वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा का है राखी बंद भाई, तातार और एक वीर राजपूत। वृंदालाल वर्मा का है राखी बंद भाई, तातार और एक वीर राजपूत। ठीक है। अब है विशंबर नाथ जिज्जा। विशंबर नाथ जिज्जा का है विदीर्ण हृदय। विदीर्ण हृदय। ठीक है। राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना बिजली। इनकी दो कहानी है, कानों में कंगना होगा, कानों में कंगना बिजली। विशंबर नाथ शर्मा, यहाँ पे जो है दो नाम ध्यान रखिएगा। विशंबर नाथ जिज्जा का विदीर्ण हृदय है और विशंबर नाथ शर्मा का है रक्षा बंधन। ठीक है। रक्षाबंधन 1913 में है। आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। गिरजा कुमार घोष किस नाम से हिंदी में कहानी लिखते थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाला पार्वती नंदन नाम से। ठीक है ना। इनकी प्रमुख कहानियाँ देखेंगे, एक के दो दो, मेरा पुनर्जन्म। ठीक है ना, मेरा पुनर्जन्म, एक के दो दो, किसका है, गिरजा कुमार घोष का है। अब हम आएंगे प्रेमचंद्र युग। अब हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे, प्रेमचंद युग के। अभी तक हमने जो भी कहानियाँ पढ़ी हैं वो प्रेमचंद पहले के हैं, चल ना, प्रेमचंद पूर्वोत्तर युग के हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद के मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्के दुनिया हुब्बे वतन। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, नवाब राय था। नवाब राय से इन्होंने प्रथम कहानी कौन सा लिखा था, तो इसके दुनिया और हुब्बे वतन। ठीक है। इसके दुनिया हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में ज़माना में प्रकाशित हुआ था। इसके दुनिया हुब्बे वतन जो इनका कहानी है नवाब राय का, नवाब राय नाम से प्रेमचंद की जो कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ज़माना पत्रिका में। ठीक है ना, 1908 ईस्वी में। आगे देखेंगे, नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में ज़माना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं सोजे वतन में 5 कहानी संकलित हैं जो निम्न है। ठीक है ना, सोजे वतन जो इनका कहानी है किस नाम से है, नवाब राय से। ठीक है, प्रेमचंद का जो सोजे वतन कहानी है इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5 कहानियाँ। वो कौन कौन सी हैं देखेंगे। इश्क़े दुनिया हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और दशा प्रेम का जो है चित्रण है इसमें। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, शील ए मातम। शील ए मातम जो है शोक का पुरस्कार का चित्रण है इसमें। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, इश्क़े दुनिया हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये मेरा वतन, शेख मखमूर, शील ए मातम। ठीक है ना, 5 कहानियाँ हैं सोजे वतन में। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। ठीक है, सोजे वतन जो कहानी है वो उर्दू कहानियों का संग्रह माना जाता है। और सोजे वतन के प्रकाशन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर जो है इनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी है, बड़े घर की बेटी, जो दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। दोनों आप ध्यान रखिएगा, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी है और नवाब राय से प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है। दोनों कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, 1910, बड़े घर की बेटी भी 1910 में और सोजे वतन जो है 1908 में। अब आगे देखेंगे, प्रेमचंद्र नाम के प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो है, प्रेमचंद्र नाम से प्रथम कहानी अगर पूछा जाए तो सौत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो कहानी है सौत, ये जो है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ओके। अब बढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं, कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन को मानते हैं। अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। ठीक है ना, कुछ आलोचक के अनुसार जो है पंच परमेश्वर कहानी इनकी जो है प्रथम कहानी मानते हैं और अंतिम कहानी किसे मानते हैं, कफन को। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो सभी प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं। ठीक है ना, अभी नीचे हम कहानी भी देखते हैं। इसको ऐसे ही याद करिएगा कालक्रम अनुसार। ठीक है ना, ऐसे ही याद करिएगा। पहला है सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम दशादशी। सप्त सरोज नवनिधि ऐसे याद रखिएगा, सप्त सरोज नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्तसुमन, कफन। ठीक है, कफन ध्यान रखिएगा, इनका कहानी संग्रह है। ओके, तो ऐसे ही इसको सीक्वेंस में ही याद करिएगा, तभी आपको प्रकाशन बस अच्छे से याद रहेगा। देखिएगा, सप्त सरोज जो है 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, 1923, प्रेम प्रसून 1924, देव द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 26, प्रेम प्रतिज्ञा 29, प्रेम चतुर्थी 29, प्रेम 30, प्रेम सुमन 30, कफन 36। है ना, ऐसे ही याद रखिएगा। अब हम आएंगे प्रेमचंद की कहानियों पे। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाता है कि लगभग प्रेमचंद ने कितनी 100 कहानियाँ लिखी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। ठीक है ना, मानसरोवर शीर्षक से कितने भागों में प्रकाशित है, तो ध्यान रखना होगा आपको 8 भागों में। प्रेमचंद्र ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कथन, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो ये कथन किसका है, तो प्रेमचंद्र का है। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे। देखते हैं, प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है ना, प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है। अब जो है मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इनकी सारी कहानियों को याद कराती हूँ काल क्रम अनुसार ही। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले नमक का दरोगा
नमक का दरोगा जो है सज्जनता का दंड और ईश्वरीय न्याय करना चाहता था। नमक का जो दरोगा था वो सज्जनता का दंड लिए ईश्वरीय न्याय करना चाहता था, और वह जो है ईश्वरीय न्याय के लिए दुर्गा मंदिर में पहुंच गया। ईश्वरीय न्याय के लिए दुर्गा मंदिर में पहुंच गया। वहाँ पे देखा कि एक बूढ़ी काकी बैठी है। वहाँ पे क्या देखा कि एक बूढ़ी काकी बैठी है बहुत शांति से। एक बूढ़ी काकी जो है बहुत शांति से बैठी है और 1.25 सेर गेहूँ बेच रही है। क्या बेच रही है? 1.25 सेर गेहूँ बेच रही है शांति से, ठीक है ना। वहीं पे जो है शतरंज का एक खिलाड़ी आता है जो बहुत चालाक होता है। शतरंज का खिलाड़ी आता है। ये सब जो है दरोगा जो है देखता रहता है, नमक का जो दरोगा रहता है। शतरंज का खिलाड़ी जो है बूढ़ी काकी से कहता है कि मुझे मुक्ति मार्ग चाहिए तुम्हारे मुक्ति धन से, ठीक है। मुझे मुक्ति मार्ग चाहिए तुम्हारे मुक्ति धन से, क्योंकि मेरे ऊपर जो है सौभाग्य के कोड़े बहुत गिरते हैं। मेरे ऊपर जो है सौभाग्य के कोड़े बहुत गिरते हैं। मेरी जो 2 सखियां हैं, कहता है मेरी जो 2 सखियां हैं, यहाँ पे है मेरी जो 2 सखियां हैं, वो जो है हर रोज़ अयोध्या यानी अलग होने की बात करती हैं। पूस की रात में, है ना, पूस की रात में निकल जाती हैं समर यात्रा करने के लिए, ठीक है ना। पूस की रात में जो है समर यात्रा के निकल जाती हैं। मुझे जो है अपनी पत्नी से पति, है ना, मुझे जो है अपनी पत्नी से पति बना दिया है। पत्नी से पति बना दिया है। अब मेरा जो है कोई सदगति नहीं है, ठीक है, सदगति नहीं है। मैं जो है दर बर दर भटक कर 2 बैलों की कथा सुनाता हूँ, तब जाके जो है होली का उपहार मिलता है, ठीक है। कहता है तब जाके मुझे होली का उपहार मिलता है। वहाँ पे जो है एक, जहाँ पे होली का उपहार मिलता था उसको, वहीं पे जो है ठाकुर का कुआं था। ठाकुर के कुएं के पास सभी लोग ईदगाह मना रहे थे। वहीं पे जो है नशे में धुत जो है नशा करके उसका बड़ा भाई साहब आया। उसके बाद जो है उसके ऊपर कफन उड़ा दिया गया, ठीक है। इस तरह से जो रिपीट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपने इससे भी आसान ट्रिक बनाया है तो उसी से याद करिएगा। याद करने से मतलब है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 3 कहानियाँ हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम अनुसार जो है यहाँ पे बताया है। देखते हैं। पहला है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, है ना। सुखमय जीवन जो है 1911 में है। बुद्धू का कांटा 1914 में है। उसने कहा था 1915 में। सुखमय जीवन भारत मित्र में छपा था। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में। अब यहाँ पे जो है प्रकाशन वर्ष में मैं आपको बताना भूल गई, तो याद कर लीजिएगा। ऐसे याद करिएगा 13, 16, 17, 17, 20, 21, 24, 24, 24, 24, 24, 28, है ना। आसान है ना, बहुत आसान है यहाँ पे प्रकाशन वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद 29 मैंने तो ऐसे ही याद किया है। इसको मैंने सबसे पहले इसको याद किया है, फिर इसको ऐसे ही प्रकाशन वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद जो है अयोध्या जो है 29, 30, 30, 30, 30, देखें यहाँ तक जो है 30, 30, 17 तक 30, 30 है। उसके बाद 31, 31, फिर 32, 33, 34, 34, 36, है ना। ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग भी। आगे देखेंगे। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है और उसमें से भीतर से अपने प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कहार नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। ऐसी घटनाएं ही बोल रही हैं, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं, ठीक है ना। किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। यानी उसने कहा था जो कहानी है वो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है, ठीक है। अब हम आते हैं जयशंकर प्रसाद पे। अगले कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना।
इनकी पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है। किस पत्रिका में छपी थी? तो इंदु पत्रिका में, प्रकाशन वर्ष 1911। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम इनके कहानी संग्रह को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह को पढ़ेंगे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया जो है, छाया की प्रतिध्वनि सुनकर आकाशदीप में आंधी आने लगा और इंद्रजाल, ऐसे याद कर लीजिएगा। 12, 26, 28 प्रकाशन वर्ष है। 12, 26, 28, 31, 36 बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा, है ना। चर्चित कहानियाँ, अब इनकी जो है चर्चित कहानियाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे ट्रिक। सबसे पहले इसको लेंगे जयशंकर प्रसाद, यानी जय शंकर, शंकर को याद रखेंगे, यानी शंकर की जय, शंकर की जय। शंकर का जो है एक मूर्ति था खंडहर की लिपि में, शंकर की मूर्ति थी खंडहर की लिपि में। आपको पता है मूर्ति जो है पत्थर की तरह होता है, तो वहीं जो है पत्थर की, खंडहर की लिपि से जो है पत्थर की पुकार आ रही थी, खंडहर की लिपि से पत्थर की पुकार आ रही थी, जिसको उस पार का योगी सुन लिया, जिसको जो है उस पार का योगी सुनकर जो है अपनी देवदासी चंदा को लेकर आता है। पत्थर की, खंडहर की लिपि से पत्थर की पुकार आई, उस पार का योगी सुना और अपनी देवदासी चंदा को लेकर वहाँ चल दिया। ठीक है, देवदासी जो चंदा थी उसकी लड़की थी ममता, उसकी एक लड़की थी ममता। उसने जो है घीसू चूड़ी वाले को देख लिया, उसने जो है घीसू चूड़ी वाले को देखा कि घीसू चूड़ी वाला जो है विशाती और सालवती को लेकर महुआ नूरी के पास पुरस्कार पाने के लिए जा रहा है। ठीक है, घीसू चूड़ी वाला विशाती और सालवती को लेकर महुआ नूरी के पास पुरस्कार लेने के लिए जा रहा है। पुरस्कार कौन दे रहा था उसको? गुंडा दे रहा था। ठीक है ना, गुंडा उसको पुरस्कार दे रहा था, छोटा जादूगर का। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। छाया जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छाया जो कहानी है जयशंकर प्रसाद का, वो इनकी प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी शालवती है, शालवती को माना जाता है। अब हम आते हैं वृंदालाल वर्मा की प्रमुख कहानी संग्रह पे। इनका दो ही है, शरणागत और कलाकार का दंड, दोनों 1950 में है। ओके, आगे देखेंगे। वृंदालाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे माना जाता है, तो वृंदालाल वर्मा को, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये सभी कहानियाँ जो इंदु पत्रिका में, जमाना पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं, उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप एक जगह अलग से लिख लीजिएगा, या तो मैं क्वेश्चन जब बनाऊंगी तो उसी हिसाब से बनाऊंगी, तो वहाँ से भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पत्रिकाओं को अच्छे से याद रखिएगा। इनके जो है कहानी संग्रह देखेंगे। कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा। कुसुमांजलि जी है सावनी समा में गांधी की टोपी लगाती थी। ठीक है, कुसुमांजलि सावनी समा में गांधी की टोपी लगाती थी। देखिएगा, गांधी टोपी 38 में, 1938, सावनी समा भी 38 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह की अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली। इनकी जो है एक और कहानी है जो महत्वपूर्ण है, बिजली कहानी है। आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है चतुरसेन शास्त्री 1914 ईस्वी से ही कहानी लिखना प्रारंभ कर दिए थे। इनके कहानी संग्रह यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं। रजकड़, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कासो, कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय। सबसे पहले सारी कहानियों को ऐसे आप याद कर लीजिएगा। जिस भी कहानीकार के आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले एक बार ऐसे जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ट्रिक जो को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए, चतुरसेन शास्त्री जो है रजकड़ में अक्षत लेकर बाहर भीतर घूम रहे थे। चतुरसेन शास्त्री रजकड़ में अक्षत लेकर बाहर भीतर घूम रहे थे और कह रहे थे, दुखवा में कासे कहूँ मोरे सजनी, सोया हुआ शहर है। सोया हुआ शहर देखकर जो है धरती और आसमान को देखने लगते हैं, कि जो है धरती आसमान को देखते हैं, फिर कहते हैं यहाँ पे तो सोया हुआ शहर है।
लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, कहानी ख़त्म हो गई, ऐसे पढ़िएगा, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ट्रिक ऐसे अप्लाई करिएगा यहाँ पे कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वो कहते हैं कहानी अभी ख़त्म हुई क्योंकि स्त्रियों का ओज है सिंहगढ़ विजय का, क्योंकि अभी भी स्त्रियों का ओज यहाँ पे है सिंहगढ़ विजय का। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुरसेन शास्त्री के चर्चित कहानियाँ यहाँ पे दिए गए हैं। अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावर्चिन, हल्दी घाटी में बाणबधू। ये जो इनकी चर्चित कहानियाँ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद आप लोग कर लीजिएगा सभी कहानी। ठीक है ना, अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावर्चिन, हल्दी घाटी में बाणबधू। ओके, अब बढ़ेंगे आगे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के दुखों में काशी कहूँ मोरी सजनी, बंगला कहानी जो है, बंगला कथाकार हरि साधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलिमा बेगम का जो है रूपांतर माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि दुखों में काशी कहूँ मोरी सजनी जो है किस कहानीकार की कथा पर आधारित है या किसका रूपांतर है। ठीक है ना, तो सेलिमा बेगम। ठीक है, आगे देखेंगे प्रेमचंद्र युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ एवं कहानीकार। सबसे पहले हम विशंबर नाथ शर्मा के सभी कहानी को याद करेंगे। गल्प मंदिर, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला। विशंबर नाथ शर्मा जो है गल्प मंदिर में चित्रशाला भाग 1 और चित्रशाला भाग 2 को देख रहे थे, तभी वहाँ पे जो है कल्लोल की प्रेम प्रतिमा मिली, उस पर जो है इन्होंने मणिमाला चढ़ाया। ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे हैं कृष्ण राय दास। कृष्ण राय दास जो है अनाख्य सुधांशु को आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ। राय कृष्णदास की ये तीन ही कहानियाँ, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। अनाख्या, सुधांशु, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। प्रकाशन वर्ष को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। राहुल संस्कृत्यायन का है सतमी के बच्चे, बोलगो से गंगा। शिव पूजन सहाय का है महिला महत्व और कहानी का प्लाट। दो ही उपन्यास है शिव पूजन सहाय का, कहानी है महिला महत्व और कहानी का प्लाट। पदुमलाल पुन्ना का है अंजलि झलमलमाला कनक रेखा। पदुमलाल पुन्नालाल जो हैं इनकी 2 लड़कियां थी, अंजलि और झलमला। दोनों कहाँ रहती थी? कनक रेखा पे रहती थी। ओके, ऐसे याद करिएगा। आगे है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जो है सुप्रभात होते ही देखते हैं कि बहुत परिवर्तन हो गया है। ठीक है, सुप्रभात यानी मॉर्निंग में उठते हैं, सुप्रभात करते हैं, देखते हैं कि इनके पास जो है बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, तभी जो है इनको सुदर्शन सुधा दिखता है। वहाँ पे सुदर्शन सुधा को देखते कहते हैं अच्छा, मतलब जो परिवर्तन हुआ है वो सुदर्शन सुधा से हुआ है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं अब तो मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे इनको दूसरा जो है सुदर्शन सुमन दिखता है। वहाँ पे जो है सुदर्शन सुमन दिखता है पनघट के पास। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, पनघट के पास जो है सुदर्शन सुमन को देखकर जो है एक झरोखे में जाते हैं। झरोखे में जब जाते हैं तो वहाँ झरोखे में इनको क्या मिलता है? नगीने मिलते हैं। ठीक है ना, नगीने को लेकर जो है बहुत खुश हो जाते हैं ये। आगे देखेंगे चंडी प्रसाद हृदयेश। चंडी प्रसाद हृदयेश का है नंदन निकुंज वनमाला। चंडी प्रसाद हृदयेश जो है वनमाला में जाते हैं तो वहाँ पे इनको नंदन निकुंज मिलता है। अब आते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी को आप लोग याद करेंगे, भगवती प्रसाद यानी भगवती माता। भगवती के पास जब भी हम जाते हैं तो मधुपर्क, ठीक है, मधुपर्क लेकर, दीप मालिका लेकर, पुष्पकरिणी लेकर, ये तीनों चीज़ लेकर हम जाते हैं। ठीक है ना, तीनों चीज़ उनको हम चढ़ाते हैं। ये तीनों एक साथ ही आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे खाली बोतल देखकर ही भगवती को जो है खाली बोतल देखकर हिल्लोर यानी मन में जो है हिल्लोर उठने लगा। मेरे सपने ज्वार भाटा की तरह, मेरे सपने जो थे वो ज्वार भाटा की तरह फैलने लगे। कला की दृष्टि से जो है मैंने उपहार लेने की सोचा, तभी जो है अंगारे जो है उतार चढ़ाव में आ गए। तभी जो है अंगारे जो है उतार चढ़ाव में आ गए। ये ट्रिक थोड़ा सा इधर उधर है तो आप लोग ज़रा कई बार सुन लीजिएगा, या अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। विनोद शंकर व्यास मैंने कई बार पढ़ा है ना तो मुझे याद हो गया है, तो मैं दूसरा ट्रिक नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे एक बन गया है
तो बार बार ट्रिक बनाने से जो है वो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैं बनाई हूँ, जो मुझे याद है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। विनोद शंकर व्यास का है 9 पल्लव, तूलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्रलोक, 80 कहानियाँ। देखिए विनोद शंकर व्यास, व्यास को आप लोग ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि व्यास है ना, ऐसे याद रखिएगा। किसी न किसी जोड़ से जो है जोड़ करके कहानीकार या जो भी उपन्यासकार हैं उनको सबसे पहले तो उन्हीं का नाम ही याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो विनोद शंकर व्यास जो है, ये जो है तूलिका, इनकी एक लड़की रहती है तूलिका, क्या नाम रहता है, तूलिका, उसको जो है 80 कहानियाँ सुनाते हैं। उस 80 कहानियाँ सुनाते हैं, कौन सी कहानी सुनाते हैं, नक्षत्रलोक का, ठीक है। विनोद शंकर व्यास की एक लड़की रहती है तूलिका, उसको जो है नक्षत्रलोक की 80 कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है। उसी में जो है 9 पल्लव आता है, उस कहानियों में जो है एक किरदार आता है 9 पल्लव, जिसका नाम है 9 पल्लव। वो जो है मणि का दीप लिए आता है, मणि का दीप लिए आता है। उसको देखकर जो है, उसको देखकर भूली बात याद आ जाती है। विनोद शंकर को उसको देखकर, मणिदीप को देखकर जो है भूली बातें याद आ जाती है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है किस लिए मल्लिका मृदुलल मधुमयी, है ना, किस लिए मल्लिका मृदुलल मधुमयी, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र का, ठीक है ना। पांडे बेचन शर्मा जो उग्र हैं उनकी जो कहानी है शैतान मंडली। सबसे पहले शैतान मंडली को देखेंगे। उग्र होकर जो है ये शैतान मंडली के पास जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी चिंगारियाँ जल रही हैं, बहुत सारी चिंगारियाँ जलती हैं, तो यहाँ पे जो है चॉकलेट बांटने लगते हैं। शैतान मंडली के पास जाकर बहुत सारी चिंगारियाँ जलती हैं, तो वहाँ पे ये चॉकलेट बांटने लगते हैं। तभी जो है इंद्रधनुष की आवाज़ें इनको सुनाई देती हैं। वहीं पे जो है घोड़े की कहानी, सब लोग जो है वहीं पे घोड़े की कहानी सुना रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि निर्लज्जता की बात यह है कि उसने जो है बलात्कार किया था। ये कहते हैं निर्लज्जता की बात तो यह है कि उसने बलात्कार किया था। 2 खच की आग में उसको डाल दो, क्योंकि क्रांतिकारी कहानियाँ हैं ये। उग्र का हास्य मत करो गल्पांजलि, ठीक है, कहते हैं उग्र का हास्य मत करो गल्पांजलि। रेशमी टाई लगाकर मत घूमो, पंजाब की महारानी जो है तब आती है जब सारा आलम सोता है। पंजाब की महारानी कब आती है, जब सारा आलम सोता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनका एक उपन्यास है चंद्रकला, चंद्रगुप्त चंद्रकला, ऐसे याद कर लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है लिली, सखी, सुकुल की बीबी, इनके 3 ही कहानी है, लिली, सखी और सुकुल की बीबी। प्रकाशन वर्ष लिली का है 34 में, सखी का 35 में, सुकुल की बीबी 41 में, ठीक है। भगवती चरण वर्मा का है 2 बाके इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी। अब ऐसे याद कर लीजिएगा भगवती चरण वर्मा का कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट में मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी को ख़त्म कर दिया। 2 बाकी है, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उम्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है, ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उसको जो है हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है, ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी जो है चिंगारियाँ 12 कहानियों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। उग्र की जो कहानी है चिंगारियाँ वो कितने कहानियों का संग्रह है, तो 12 कहानियों का संग्रह है, जिसे 1928 ईस्वी में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था ना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं निराला कृत सखी। निराला का जो कहानी है सखी का सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ था, ठीक है ना। सखी जो कहानी है उसका प्रकाशन 1945 में किस नाम से हुआ था, तो चतुरी चमार नाम से हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग के सभी कहानी। प्रेमचंदोत्तर युग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने प्रेमचंद युग के सभी कहानी को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग के, ध्यान देंगे। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र को जो है हिंदी कहानियों के माध्यम से ही इनको जो है पहली बार हिंदी साहित्य में इनको महत्व मिला था, ठीक है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत
पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। किंतु जैनेंद्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी मानते हैं। इनकी जो प्रथम कहानी है, जैनेंद्र की प्रथम कहानी जो है खेल है, ठीक है, 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाता है कि जैनेंद्र ने अब प्रथम कहानी किसे माना है, तो फोटोग्राफी को माना है इन्होंने, ठीक है ना। ये बात आप क्लियर करते हुए चलिएगा। आगे देखेंगे जैनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, अभी हम पढ़ेंगे, वो है कहानी संग्रह। इनका है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेव, संधि, नशा। ये सारे जो हैं इनकी जो कहानी संग्रह हैं, ठीक है। ऐसे इसको याद करिएगा। जैनेंद्र को जो है फांसी दे दी जाती है, जैनेंद्र को फांसी दे दी जाती है 29 में। क्यों? क्योंकि वे 1931 में जो है वातायन में दो चिड़ियों को एक ही रात में मार देते हैं। इनको फांसी क्यों होती है, ऐसे ध्यान रखिएगा। जैनेंद्र को जो है फांसी हो जाती है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है आखिर फांसी क्यों हुई, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वातायन में दो चिड़िया एक ही रात में मार देते हैं। वहीं पे इनको नीलम देश की राजकन्या मिलती है। वहीं पे इनको जो है जब फांसी होने वाली रहती है तो नीलम देश की राजकन्या मिलती है, जो ध्रुव यात्रा पर जाती रहती है। वो पाजेव पहनी रहती है। पाजेव के जब वो चलती है तो उसमें से आवाज़ आती है, जय संधि नशा। क्या आवाज़ आती है? जय संधि नशा, ठीक है। ये तो हो गया कहानी संग्रह। अब हम पढ़ेंगे चर्चित कहानियाँ। इनके देखेंगे चर्चित कहानी स्पर्धा जो है पत्नी, स्पर्धा ऐसे पहले ऐसे पढ़ लीजिएगा। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य, ठीक है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करिएगा। स्पर्धा जो है पत्नी, एक कैदी जो है, नहीं ऐसे, इसको ऐसे याद करिएगा, सॉरी एक मिनट रुकिए। चर्चित कहानियाँ जो है इनकी ऐसे याद करिएगा कि जैनेंद्र की जो पत्नी है वो अपनी स्पर्धा के लिए जो है मास्टर जी को एक कैदी बना ली, ठीक है। जैनेंद्र की जो पत्नी है स्पर्धा, वह एक कैदी मास्टर जी को जो है स्पर्धा के लिए जो है मास्टर जी को एक कैदी बना ली। उसके बाद गदर के बाद, ठीक है, गदर के बाद जो है बाहुबली को बुलाया और लाल सरोवर में ले गई। बाहुबली को लाल सरोवर में ले गई। वहीं पे जो है लाल सरोवर में जाते ही जो बाहुबली कहने लगा कि जानवी मुझे छोड़ दो, ठीक है, जानवी मुझे छोड़ दो, अपना अपना भाग्य है, मेरा अपना अपना भाग्य है, तत्सत, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे जैनेंद्र के स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया कहानी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैनेंद्र का जो कहानी है स्पर्धा, वो इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, है ना। अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण कहानी एवं कहानीकार, ठीक है। पहले है यशपाल। इनका जो कहानी संग्रह है पिजड़े की उड़ान, ज्ञान दान, अभिशप्त, ऐसे याद करिएगा। यशपाल का बहुत यश में रहते हैं, यश में रह के जो कहते हैं पिजड़े का उड़ान, ज्ञान दान, अभिशप्त, तर्क का तूफान है। पिजड़े का उड़ान जो है ज्ञान दान, अभिशप्त और तर्क का तूफान है। भस्मावृत चिंगारी वहाँ पे जलती है। वो दुनिया फूलों का कुर्ता है। वहाँ पे धर्म युद्ध हो रहा है। धर्म युद्ध के लिए हमेशा जो है उत्तराधिकारी चुना जाता है। चित्रकार शशांक, उसकी माँ कहते हैं उसकी माँ तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल की है तुमने। अब जो है खच्चर और आदमी को 3 दिन तक भूखे रहना पड़ेगा, ऐसे याद करिएगा। भूखे 3 दिन, लेकिन आप बोलेंगे 3 दिन तक। उत्तमी की माँ तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल की है तुमने। खच्चर और आदमी को अब 3 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा, ओके, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब हम आएंगे इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इलाचंद जोशी जो है जोश में आकर होली और दिवाली मनाने गांव जाते हैं। होली और दिवाली मनाने अपने गांव जाते हैं धूप रेखा में, ठीक है ना। होली दिवाली जब आता है तो देखते हैं आप लोग बहुत जो रोमांटिक वो रहता है सीज़न, मौसम रहता है। तो धूप रेखा में जो है होली दिवाली मनाने जाते हैं रोमांटिक छाया में। वो होली दिवाली मनाने के लिए जो है अपने सपनों की वो आहुति दे देते हैं। तभी रास्ते में खंडहर की आत्माएं दिखती हैं।
वो जो आत्माएं हैं डायरी के नीरस पृष्ठ को पढ़ती रहती हैं, डायरी के नीरस पृष्ठ को पढ़ती रहती हैं, तभी जो है ये देखते हैं कटीले फूल और लचीले कांटे। उसी में जो है डायरी के जो नीरस पृष्ठ रहता है उसी में कटीले फूल और लचीले कांटे भी होते हैं। यहाँ पे कटीले होगा, ध्यान रखिएगा, कटीले फूल और लचीले कांटे। ठीक है, 1 मिनट। आगे है अज्ञेय। अज्ञेय का देखेंगे विपथका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे मेरे प्रतिरूप हैं, अमर वल्लभी। अज्ञेय जो है किसके शरण में चले जाते हैं? विपथका के शरण में चले जाते हैं। अज्ञेय जो है विपथका के शरण में चले जाते हैं और अपनी परंपरा को भूलकर कोठरी की बात सुनते हैं, अपनी परंपरा को भूलकर कोठरी की बात सुनते हैं। तभी जयदोल आता है, कहता है ये तेरे मेरे प्रतिरूप हैं, अमर वल्लभी। ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लीजिएगा। उपेंद्रनाथ अश्क का है पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग, आकाशाचारी। ठीक है ना, ये सारी कहानी जो है उपेंद्रनाथ अश्क के हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जो है कहते हैं आदि और अंत में रहमान का बेटा जो है, यहाँ लेंगे सबसे पहले, रहमान का बेटा आदि और अंत में ज़िंदगी की थेपड़े खाता रहता है और कहता है धरती अब भी घूम रही है। सांचे और कला के लिए पुल टूटने से पहले मेरा वतन खिलौनों से जो है एक और कुंती से बचना चाहिए। मेरा वतन खिलौनों और कुंती से बचना चाहिए। ज़िंदगी एक रिहर्सल है। आसमान के नीचे कर्फ्यू का आदमी है। आसमान के नीचे कौन है? कर्फ्यू का आदमी है। कह रहा है आखिर क्यों मैं नारी हूँ, कहता है आखिर क्यों मैं नारी हूँ क्या? जीवन का एक और नाम है ईश्वर का चेहरा। मत भूलो, जीवन का एक और नाम है, वो है ईश्वर का चेहरा। ये ऐसे बोलता है वो, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अमृतलाल नागर का है दिल 1000 अफसाने। दिल 1000 अफसाने किसका कहानी है? तो अमृतलाल नागर का है, 1986 ईस्वी में। अब है द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण का टीला कच्चा धागा। कच्चा धागा कहाँ पे है? टीले पर है। अमृत राय का है जीवन के पहलू, तिरंगे, कफन, इतिहास। ठीक है ना, अमृत राय जो है कहते हैं जीवन का जो पहलू है वो तिरंगे कफन में इतिहास बनकर रह गया है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है रांगे राघव। रांगे राघव का साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे न बुझे, इंसान पैदा हुआ। ठीक है, इसको ऐसे याद करिएगा। जो देवदासी थी, है ना, जो देवदासी थी, रांगे राघव कहते हैं जो देवदासी थी उसके अंगारे नहीं बुझे, उसके जो अंगारे नहीं बुझे जब इंसान पैदा हुआ। ठीक है, देवदासी के अंगारे नहीं बुझे जब इंसान पैदा हुआ। वो जीवन के दाने बीनती रही अधूरी मूरत की तरह। अधूरी मूरत की तरह जीवन के दाने बुनती रही, दाने बीनती रही। ठीक है ना, उसका जो है साम्राज्य का वैभव खत्म हो गया समुद्र के फैन की तरह। ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा। 47, 47, 47 तीन स्टार्टिंग का जो 3 है, साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फैन, देवदासी, तीनों जो है 47, 47 में है। जीवन के दाने 49 में, अधूरी मूरत 49, मूरत ऊ का साउंड आ रहा है तो 49, अंगारे बुझे 51, इंसान पैदा हुआ 51, है ना, आसान है बिल्कुल। आगे देखेंगे इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन का परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है यहीं तक थी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। क्लास पसंद आए तो लाइक, अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना साथ यूँ ही आप लोग बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।